एक बात बताइए, आपने सही बात बिल्कुल बताई है। एक बात मुझे ये बताइए कि ईरान के पास ऐसी क्या ताकत है? उनकी तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं है, एक बात। दूसरा, उनके पास कहते हैं कि मिसाइल्स बड़ी एक से एक बेहतरीन है और बहुत सस्ते में मिसाइल बना ली और इकोनॉमिकली बड़ा महँगा पड़ रहा है ये अमेरिका और इज़राइल को युद्ध, एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि ईरान इसमें क्यों इंटरेस्टेड है कि अमेरिका की फ़ौजें उसकी ज़मीन पर उतरें? ये 2 बातें अगर आप बता पाएँ। देखिए, ईरान को पता था, ईरान के लीडरशिप को पता था 1979 की लड़ाई के बाद, रेवोल्यूशन के बाद, जब अमेरिका और वेस्टर्न शक्तियाँ इनको इस जो नए रेजीम आए, जो नए चेंजेज आए, नए बदलाव आए, उसको स्वीकार नहीं किया और सैंक्शंस लगा दिया। तो उसके बाद ईरान को पता था कि जो इनको अपना स्ट्रेंथ बना कर रखना है, किसी के मेहरबानी पे जिंदा नहीं रहना है। तो ये दशकों की तैयारी होगी। प्लस ईरान की, ऑफ कोर्स, ईरान की जो लड़ाई थी, जो बैटल था, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से था। ईरान चाइना का सहयोगी रहा है, चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव रहा है उसका वो पार्ट है। चाइना काफ़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, रशिया से काफ़ी एक प्रॉक्सिमिटी रहा है। ईरान मल्टीलैटरल फोरम लाइक ब्रिक्स, एससीओ का मेंबर रहा है। तो ये कवायद लगाने में कोई गुरेज नहीं कि जो ये इनको चाइना और ये रशिया से मदद मिले होंगे अपनी तैयारी करने के लिए। और जो खबरें आ रही है कि इनको पहाड़ों में, इनके ईरान एक ज्योग्राफिकली ईरान ऐसा है कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ ही पहाड़ है। तो इन पहाड़ों को उन्होंने अपना समझिए कि स्टोरेज हाउस बना लिया, इन बड़े बड़े वेपन्स का, मिसाइल्स को छुपाने का, जो जो अमेरिकन जो डिफेंस फोर्सेस है उसको भेद नहीं कर पाई। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा सवाल आपका दूसरा सवाल क्या था? ये है कि टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट कैसे है और जमीन पर वो क्यों चाहते हैं कि अमेरिका के यस, फुट सोल्जर। टेक्नोलॉजी। सी, एयर पावर तो नहीं है ईरान के पास। आप देखिए, ईरान डिफेंड नहीं कर सकती है अपने को। एरियल कोई कवर नहीं है ईरान के पास। अमेरिकन अमेरिकन विमान और इजरायली विमान आके इन पे बम गिरा के चली जाते हैं, ये रोक टोक नहीं कर सकते। एक तो वहाँ पे कमजोरी है, चूंकि उसके लिए जो पैसा, जो रिसोर्सेज चाहिए और जो तैयारी चाहिए, इनके पास वो कर नहीं पाए। हाँ, इन्होंने ये ऐसे टेक्नोलॉजी बनाए और उसको संजो कर रखा, जो लगा कि जो अगर लंबी लड़ाई लड़नी हो, ये ज़रूरी है इसके लिए। और वो उसी की तैयारी कर कर रखे कि अगर आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, तो हमें तैयार रहना है कि कम से कम 4-5-6 महीना लड़ाई लड़ सके। और आप देखिए, ये जब लास्ट जून में अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, उसके बाद उन्होंने रीग्रुप किया अपने को और बहुत स्ट्रेटेजाइज किया। और पिछले 1 साल में ये अपने अपने को संजोग रहे होंगे, पूरे वेपन सिस्टम को अपग्रेड किया होगा और भी इकट्ठा किया होगा। सैकड़ों, हजारों वेपन सिस्टम ये चाइना और रशिया से खरीदे होंगे, इसमें कोई कोई दो राय नहीं। और चाइना, और मैं अब जहाँ तक जो खबरें आ रही हैं कि चाइना इनको सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी सप्लाई कर रहा है। क्योंकि ये इस युद्ध में ईरान अकेले लड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस युद्ध में अगर अमेरिका अमेरिका पिट जाता है, अगर इसराइल पिट जाता है, तो इसमें चाइना का फायदा है, इसमें रशिया का भी फायदा है। इसमें चूंकि ये वेस्टर्न ताकत ताकत झुक जाएंगे, इनको इनका मनोबल गिर जाएगा। तो एक वो भी है। दूसरी है कि जो दूसरी चीज ये कि क्यों ईरान चाहता है कि वो जमीन पे आ जाए, उनके धरती पे आकर वो लड़ाई लड़े, क्यों अमेरिकन ट्रुप्स आ जाए? क्योंकि ऐसा टेरेन है, ईरान का ऐसा टेरेन है कि अगर लाखों ट्रुप्स भी, अमेरिकन ट्रुप्स उनके धरती पर आ जाएंगे, तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेन एरिया नहीं है कि आप पूरा सब चीज निगरानी कर सकते। टेरेन वहाँ पे डिफिकल्ट है, माउंटेनियस टेरेन है। तो आप सब चीज वो सब कवर नहीं कर सकते, आपको काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। कैसे आप देखिए, अफगानिस्तान में हमने अफगानिस्तान काफी वहाँ पे कवर करने के लिए काफी बार गए हैं। तो अफगानिस्तान का टेरेन क्या है? वो भी माउंटेनियस टेरेन है। आप उस तरफ से अब देख रहे हैं, एक छोटे छोटे खोह में बैठे हुए हैं लोग, तालिबान के लोग। और जब ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स और वेस्टर्न ट्रूप्स क्रॉस कर रहे हैं,
तो कहीं से एक अपना मिसाइल दाग दिया और वो उड़ गए। तो ऐसे छोटे छोटे नुकसान वो करते रहे, जिससे उनका मोरल एंड जो इमेज डैमेज होता रहा। वही चीज यहाँ करेंगे। तो अमेरिका के लिए कहीं अगर अमेरिकन राष्ट्रपति जिद में आकर और सनक में आकर अगर ट्रूप्स ले आते हैं जमीन पे, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे स्ट्रैटेजिकली, और वो एक अनसर्टेन टेरिटरी, अनसर्टेन चार्टर्ड कहते हैं ना, अनचार्टर्ड टेरिटरी में घुस जाएंगे, जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। वहां से निकलेंगे तो केवल घायल होकर ही निकलेंगे, डैमेज्ड होकर ही निकलेंगे, सारे तरह से, फिजिकल भी डैमेज, मोरल डैमेज, रेपुटेशनल डैमेज, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डैमेज टू। तो अमेरिका को काफी इकोनॉमिक कॉस्ट झेलना पड़ रहा है, दुनिया भर को। आप देखिए, एक उम्मीद थी कि जो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका और वेस्टर्न ताकतें जिन पे ये दामोदार था कि आप इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन कर चले, और उन ताकतों वो उन ताकतों और उनका उन फिरका परस्त ताकतों से इस इंटरनेशनल ऑर्डर को बचा कर रखे जो इनको बिगाड़ना चाहती है, जो इसको खराब करना चाहती है, जो इसको डैमेज करना चाहती है। जी। आज सच्चाई ये है कि अमेरिका जो 1945 के बाद वो वन ऑफ द फ्रंट प्लेयर्स था, जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना करने में स्थापना करने के लिए वो आगे आया और स्थापना करने में काफी बड़ा योगदान दिया। आज वही अमेरिका यही इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको वो स्थापित करने में काफी अहम रोल प्ले किया, पूरा सिस्टम डैमेज कर रहा है। ईरान जिसको आप रोग स्टेट बोलते हैं, जिसको आप ऐसा स्टेट बोलते हो जहाँ पे औरतों का दमन किया जाता है, जहाँ पे कोई लिबर्टी नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आप वो ये ईरान ऐसा लग रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप बताइए, अग्रेसर तो ईरान नहीं है, अग्रेसर तो आप हैं। तो आप ये देखिए, और अनफॉर्चुनेटली वो सारे मुल्क जिन्होंने योगदान किया 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल ऑर्डर को स्थापित करने में, आज चुपचाप है। भारत जैसा देश जिसका अपना एक फ्रीडम स्ट्रगल का जो इतिहास रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर को स्टैब्लिश करने की एक अपना एक सोच, कंट्रीब्यूशन रहा है, वो आज कहीं भी प्रखर होकर गलत को गलत बोलने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 दिन में कहीं एक बार भी खुलकर नहीं बोले कि जो ईरान के साथ हुआ गलत हुआ, अमेरिका जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। आप देखिए, अब भारत का इमेज आज देखिए। अब दूसरी बात जो अभी आप पढ़े ही होंगे कि अमेरिकन मिनिस्टर ने कहा कि जो हमने भारत को अलाउ किया है कि एक महीने के लिए आप रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। अरे भैया, आप कौन होते हैं इंडिया को अलाउ करने वाले? इंडिया आपका कोई सैटेलाइट स्टेट? आपने जब ये बात बोली तो मैंने सिर झुका लिया सर अपना, शर्म। यस, मैंने देखा। अब ये कितनी शर्म की बात है कि भारत जैसा मुल्क, हम भारत 60, 70, 80 का दशक, 90 का दशक, जब भारत इतना अपने को थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं मानता था, लेकिन अपनी लड़ाई अमेरिका से लड़ता था, और वो एक उसकी पहचान थी कि अमेरिका की जो हेगेमनी है, अमेरिका का जो इंपेरियलिज्म है और इंपेरियलिस्टिक सोच है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता था। और इसमें भारत की राजनीति में एक राजनीतिक रूप से भारत की एक अपनी पहचान बनती थी। यहाँ का राजनीति मजबूत होता था। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो अमेरिका के आगे सरेंडर करने में कोई शर्म भी नहीं होता, एक लाइन तक नहीं बोलते। अरे आपकी इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं, कोई लीडर खुलकर सामने नहीं आता कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी है तो हम तो बोल दें एक लाइन, अमेरिका जो कर रहा है गलत कर रहा है, हम भारत एक इंडिपेंडेंट राज्य है, जो चाहेगा वो करेगा, उसको डिक्टेट कोई नहीं कर सकता। आज रायसीना डायलॉग में दिल्ली में ही फॉरेन मिनिस्टर के सामने अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के सामने अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया कि अमेरिका अपने लोगों के हित के लिए काम करेगा, और आप कुछ नहीं बोल पाए। तो कितनी शर्म की बात है, शर्मिंदगी है कि जो भारत 1971 में अमेरिका सेना भेज दिया, और इतना अमेरिका के विरोध के बावजूद भी इंडिया ने हिम्मत दिखा के
उस बांग्लादेश में इंटरफेयर किया, ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेयर किया और एक नया राज्य बना बांग्लादेश के रूप में। वो एक अब वो एक सोच थी, वो एक हिम्मत था। अब कहाँ है आपके पास? क्या मजबूरी है प्राइम मिनिस्टर? तो एक है कि जो भारत जैसा देश जिसको लीड करना चाहिए था, जिसकी आवाज अभी प्रखर रूप से निकलनी चाहिए थी, कहीं से एकदम पूरा पूरा एक सन्नाटा। ये सन्नाटा सही नहीं है, ये सन्नाटा सरेंडर है, सरेंडर। यू नो। हाँ, तो ये एक चिंताजनक बात है। हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं अब। जी जी, बहुत चिंता की बात है। तो संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। हम लोग इस बातचीत के क्रम को जारी रखेंगे। हमारे दर्शक आपकी बातचीत बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके व्यूज से बड़े मुतासिर हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।